इस एग्जाम्पल में जब हम लोगों ने मान लो कुछ खाना खा लिया या गोलगप्पे खा लिए, तो क्या उससे कोई एसेट बना? नहीं बना। तो ऐसी खर्च को जो है हम लोग रेवेन्यू खर्च या राजस्व खर्च कहेंगे, क्योंकि इससे हमारा एसेट में कोई फर्क, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं आई जो एक परमानेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। लेकिन जब आपने बुक खरीदा तो एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास हमेशा रहेगा। उस बुक को पढ़ करके आप परीक्षा पास कर सकते हो और उसके बाद और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसीलिए जब भी हमारी खर्च, जब जो भी जिस भी तरह का पैसे होते हैं, वो दो तरीके से उसको लिखा जाता है। पूरे वर्ल्ड वाइड यही प्रैक्टिस है। नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट भी अपने हर इनकम और हर खर्च को बताती है, कौन सा खर्च हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है, और कौन सा हमारा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। उसी तरह से इंटरनेशनल में भी, इंटरनेशनल एक्सचेंज मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार कर रहा हो, मान लो ये रुपया है और ये डॉलर है। अब जब भी कभी आप यहाँ से पैसे भेजेंगे, एक व्यक्ति भारत का जब अमेरिका पैसा भेजेगा, तो उस भारत वाले व्यक्ति के पास पैसा किस फॉर्म में होगा? रुपया के फॉर्म में। लेकिन अमेरिका वाले को पहुंचना किस फॉर्म में चाहिए? डॉलर के फॉर्म में। तो हर कंट्री जो है यहाँ पर होती है, एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, इस व्यक्ति का रुपया अपने पास रख लेती है, और आरबीआई के पास बहुत सारा डॉलर है, और वह डॉलर वो दे देती है अमेरिका वाले व्यक्ति। अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत पैसा भेजेगा, चाहे जिस भी पर्पज से भेजे, दान करे, या फिर मान लो एक अमेरिका का व्यक्ति भारत से कोई सामान खरीदता है, तो यहाँ से यहाँ क्या आएगा? गुड्स आएगा, सामान आएगा, लेकिन अमेरिका से उसके बदले क्या जाना होगा? पैसे जाने होंगे। तो यह व्यक्ति तो पे करेगा किस में? डॉलर में। लेकिन यहाँ पे जिसने सामान बेचा उसको मिलना चाहिए क्या? रुपीज मिलना चाहिए। तो ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो चेंज जहां पर होता है, ये कहलाता है इंटरनेशनल मनी मार्केट। क्या कहलाता है? इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है। अब तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई एक अकाउंट मेंटेन करती है, उसी अकाउंट को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। आरबीआई देखती है कि भाई जो भी पैसा हमारे देश में आ रहा है, चाहे जिस भी वजह से आ रहा हो, या जो भी पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, उसकी अकाउंटिंग करती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह की अकाउंटिंग की जाती है। एक होता है जो रिवेन्यू वाला है, मतलब जिसमें कोई एसेट का लेन देन ना हो, और दूसरा कैपिटल वाला जिसमें एसेट का लेन देन हो। तो सिमिलरली जैसे बजट दो होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल, उसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होती है। एक को कहा जाता है करेंट अकाउंट और दूसरे को कहा जाता है कैपिटल अब समझो जैसे कि जितने भी ट्रेड हैं, मान लो भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका को सामान बेचा, तो सामान तो भारत से चला गया और अमेरिका से उसके बदले पैसा आ गया। अब अमेरिका से जो पैसा आया, वो पैसा क्या एसेट फॉर्म में होगा? नहीं ना, वो तो ट्रेड है, वो तो हमने उसको दे दिया, उसने मुझे दे दिया, अब उसको कोई वापस तो चुकाना नहीं है। ऐसे पैसे जो हैं वो किस में आते हैं? करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट के अंतर्गत जितना भी ट्रेड है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो या किसका हो, सर्विस का हो, वो सारे के सारे ट्रेड किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अलावा जो ग्रांट्स हैं, अनुदान जिसको कहते हैं, ग्रांट है ना। तो ये ग्रांट्स, जैसे कोई देश दूसरे देश को देता है कुछ पैसे की, चलो रखो, दान में रखो, क्या उस पैसे को वापस चुकाना होता है? नहीं चुकाना होता है। तो ऐसे पैसे को भी जो है हम लोग क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट में डालते हैं। ठीक है। तो ट्रेड में आपको दो चीजों का ट्रेड हो गया, किस किस चीज का? गुड्स का और सर्विसेज का। इसके बाद जितने भी ग्रांट्स हैं वो सब किस में आएंगे? करेंट अकाउंट। जैसे अगर कोई यूनियन किसी स्टेट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को कुछ ग्रांट्स देता है, दान में दिया, तो क्या वो करंट अकाउंट में आएगा? अरे भैया वो तो बजट उद्देश्य, क्या जब भारत सरकार किसी स्टेट को पैसा दे रही है तो पैसा विदेश होके जा रहा है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फॉरेन के साथ हो रहा है। देश के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्यों आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा क्या? नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ तभी आएगा जब वो ट्रांजैक्शन के क्या हो? विदेशों के साथ। देश के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति मान लो इंडिया का अमेरिका में जॉब करता है और वो अपने घर पैसा भेजता है, क्या वो अपने घर जब पैसा भेजता है तो क्या इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट होती? क्या वो लोन है? नहीं ना, वो एक तरह का रिवेन्यू खर्च है। तुमने अपने किसी रिलेटिव को कुछ पैसे दिए, है ना,
तो वो जो है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट। जनरली ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब है वन साइडेड पेमेंट। बेसिकली अगर देखो तो ग्रांट्स भी एक तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट ही है। सो ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब है ऐसा ट्रांजैक्शन जो वन साइडेड हो। इससे पहले वाला जो ट्रांजैक्शन था, जैसे मान लो हमने ट्रेड करना है, तो जब हम फॉरेन को अपना कोई प्रोडक्ट देते हैं तभी तो पैसा देता है। क्या बिना कोई सामान दिए पैसा देगा? नहीं देगा। लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट जो है, ट्रांसफ़र पेमेंट में कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दिया जाता। ये सिर्फ वन वे है कि मैंने चलो तुम्हें दे दिया, मैंने अपने घर पैसे भेज दिए। तो बेसिकली बात करें करेंट अकाउंट में जो है ट्रेड के बारे में होता है, चाहे वो ट्रेड गुड्स का हो या सर्विस का हो। गुड्स का जब ट्रेड होता है तो दैट इज, उसे हम लोग कहते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड, और जब सर्विस का होता है तो उसे इनविजिबल। इसके अलावा ट्रांसफ़र पेमेंट जितने भी होते हैं वो सभी किस में आते हैं? करेंट अकाउंट में आते हैं। अब सवाल है कि कैपिटल अकाउंट में किसे काउंट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट कहता है, कैपिटल का मतलब है पूंजी। सो कभी भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें जो एक पूंजी के रूप में कैपिटल के फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया का एक पर्सन अमेरिका के बैंक में पैसा जमा करे, इन्वेस्ट करे, तो वो ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा? कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करता है इंडिया में? आरबीआई। आरबीआई का काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना। तो कैपिटल अकाउंट कब हो जाएगा? जब कोई एसेट का ट्रांसफर हो। अब एक इंडियन ने अपनी पैसे जमा की अमेरिका के बैंक में, तो एक तरह का क्या है? एसेट है। एक अमेरिकन इंडिया में इन्वेस्ट करता है, क्या है? एसेट है। उस पैसे को वापस करना है ना। अगर तुमने अपना पैसा अमेरिका के बैंक में जमा किया तो वो पैसा अमेरिका की बैंक को आपको वापस करना है। तो ऐसे अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो कुछ कुछ चीज़ों को इसके बारे में लिखेंगे, करेंट अकाउंट में किन किन चीज़ों को डालें। कैपिटल अकाउंट में जो है, जनरली कैपिटल अकाउंट में जो है जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, पहले तो इसमें लोन्स जितने भी हैं, अगर इंडिया बाहर से कहीं से लोन लेता है तो वो किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। दूसरा जो है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? पोर्टफोलियो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति भारत में डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, मतलब भारत में वो डायरेक्टली एसेट खरीदे। क्या खरीदे? एसेट। कोई फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करे। मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठ करके भारत में एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट किया, तो वह कंपनी का ओनर है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई फॉरेनर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करे। मेरा कंपनी है, मैं अपना सारा काम कर रहा हूं, मेरे कंपनी का शेयर उसने खरीद लिया। जब मेरे कंपनी का शेयर खरीदा तो क्या वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो बात करता है वो बात करता है कि जब शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट किया जाए। किसके थ्रू? शेयर मार्केट के। शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करने का क्या फायदा और क्या नुकसान है? शेयर मार्केट के थ्रू जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली वह इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होता है या एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। किसी भी कंट्री के लिए ज्यादा बेहतर सिचुएशन क्या है? एफडीआई या एफपीआई? एफडीआई। क्यों एफडीआई है? क्योंकि एफडीआई में कुछ नई चीजों का क्रिएशन होता है। एफपीआई में मान लो कोई भी व्यक्ति एफडीआई किया तो कुछ ना कुछ नया तो बनेगा, लेकिन जब कोई एफपीआई में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट या कुछ नया इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लो ढेर सारे लोगों ने, कंपनी है एबीसी, उसके शेयर्स खरीद लिए, तो कोई जरूरी तो नहीं कि वह कंपनी के पास जितना एडिशनल पैसा आया उस पैसे का वो कोई नया बिजनेस करेगी, 5 लोगों को नया रोजगार मिलेगा। कोई जरूरी है क्या? तो किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एफडीआई है। अगर एफडीआई किया जाता है किसी देश में तो उससे कुछ नया डेवलपमेंट होता है, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जैसे अगर तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के लिए, अच्छा तुम लोग वो देखते हो आजकल एक बड़ा रियलिटी शो है शार्क टैंक। शार्क टैंक तुमने अगर कभी देखा हो तो उसमें 2 बातें कहता है वो लोग, जज जो होता है, इक्विटी है ना, कि 5%, 50 लाख हम इक्विटी में कर दे रहे हैं आपका, और 25 लाख आपको लोन दे रहे हैं। तो इक्विटी का मतलब है इन्वेस्टमेंट शेयर में, है ना। ये क्या करता है? इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में होता है? शेयर में।
जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको उसका शेयर मिलेगा। तो शेयर में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है और लोन दे रहा है, दोनों में कुछ तो अंतर होगा, तभी तो अलग अलग करता है, वरना अगर सेम चीज होता तो फिर वो क्यों अलग अलग बोलता। अंतर ये होता है कि लोन में रिस्क इन्वेस्टर के पास नहीं होता, लोन में रिस्क इन्वेस्टर के पास नहीं होता। मान लो मैंने तुम्हें लोन दिया तो तुम्हें एक परसेंटेज पे दूंगा कि 10% एनुअल इंटरेस्ट चाहिए, 15% चाहिए ना। तुम्हारा बिजनेस फेल हो, पास हो, कुछ भी हो, मुझे मेरा इंटरेस्ट और मूलधन मिलेगा। अलग बात है कि तुम भाग गए, है ना, देश छोड़ दिया, इधर उधर भाग गए, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, है ना। लेकिन लोन में क्या होता है कि जो हमने जो लोन दिया वो पैसा हमें वापस आना है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट किया और तुम्हारी कंपनी डूब गई तो क्या वो पैसा मुझे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यही दोनों में अंतर होता है। लोन इज सिक्योर, जो इन्वेस्टर है उसके लिए लोन सिक्योर होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रिस्की होता है। जैसे बैंक में जब तुम पैसा जमा करते हो, तो बैंक वाला तुम्हें गारंटी देता है कि भैया तुम्हें 8% इंटरेस्ट देंगे, 10% देंगे, 4% देंगे, और वो देता है। चाहे बैंक का प्रॉफिट हो, नुकसान हो, बहुत पैसे कमाए, कम पैसे कमाए, वो आपको 8% तो देगा ही देगा। लेकिन जब तुम म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो तो उसमें देखो नीचे लिखा रहता है इन्वेस्टमेंट इज रिस्की, है ना, ये रिस्की काम है, ऐसा कुछ रहता है, आई थिंक। हाँ, जिम्मेदारी से खेले, है ना, बहुत स्पीड में बोलता है। तो इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों चीज़ों का अंतर है, समझ गए इस बात को कुल मिला करके। तो यहाँ पर इसे लोन को हम लोग क्या कहते हैं? डेट क्रिएटिंग। लोन जो है वो क्या करता है? कर्ज क्रिएट करता है। लोन भी एक तरह से क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि भाई जिसने इन्वेस्ट किया है उसको तो आपको पैसा चुकाना है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कैसा लायबिलिटी है? जिसमें कर्ज नहीं हो रहा, नॉन डेट लायबिलिटी कहते हैं इसको। और लोन कैसा लायबिलिटी है? डेट क्रिएटिंग लायबिलिटी है। जब कोई व्यक्ति हमारे कंट्री में निवेश करता है या हमारे देश के बैंकों में पैसा जमा करता है तो हमें उसको क्या इंटरेस्ट पे करना होता है? नहीं करना होता? करना होता है। सेम पैटर्न हमने देखा था फिस्कल पॉलिसी में भी, गवर्नमेंट के बजट में भी, कि गवर्नमेंट जब किसी दूसरे देश से लोन लेती है तो वह लोन का जो टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, वह कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। लेकिन उस लोन पर जो इंटरेस्ट चुका रही है सरकार, वो किसका पार्ट होता था? रेवेन्यू का। तो यहाँ पर जो लोन है या फिर इन्वेस्टमेंट है, लोन में इंटरेस्ट देना होगा, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट देना होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो है, ये जो पे करेगी सरकार, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में। तो सर्विस के ट्रेड में बहुत सारा हो गया। मान लो कोई व्यक्ति कोई फॉरेनर है जिसे भारत से कोई सामान मंगाना है, तो उसमें वो मान लो सामान खरीद लिया तो थोड़ी ना उसके पास पहुंच जाएगा, उसे कहीं शिपिंग कराना होगा उसका, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कराना होगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का भी पे करेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पेमेंट है वो किस में आएगा? ठीक है, सर्विस पेमेंट में आएगा। किस में आएगा? सर्विस वाले में आएगा। और जो सामान का पैसा चुकाया वो किस में जाएगा? मर्चेंडाइज में जाएगा। अंतर समझ रहे हो दोनों में? मान लो विदेश का कोई व्यक्ति इंडिया से सॉफ्टवेयर खरीदता है, उसके लिए जो पैसा पेमेंट करेगा वो कहाँ जाएगा? सर्विस के ट्रेड में, है ना। कोई फॉरेनर भारत में आके रहता है, होटल लिया, टूरिज्म के अंदर ही होटल आता है, वो सारा पेमेंट किस में जाएगा? सर्विस में। ऐसे ट्रेड को इंडिविजुअल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल्स। अब है तीसरा ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट किसको कहते हैं? वन साइडेड। तो क्या क्या चीजें हैं वन साइडेड? जिसके रिटर्न में कुछ नहीं देना पड़े, इसीलिए वन वे होता है। जिसके रिटर्न में, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके रिटर्न में आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको अगर किसी ने अपने फैमिली को भारत अगर पैसा भेजा तो क्या उसके घर वालों को कुछ रिटर्न में देना होता है? नहीं ना। तो ऐसा पेमेंट जिसका रिटर्न में कुछ ना देना पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रेड इन गुड्स, ध्यान से समझना, जितने भी हम लोगों ने तरह की ट्रांजैक्शन देखी वो ट्रांजैक्शन टू वे है। मतलब टू वे कहने का मतलब दोनों साइड से हो रहा है। कुछ सामान भारत से अमेरिका भेजा जा रहा है, कुछ चीज़ अमेरिका से भारत भेजा जा रहा है। कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट ऐसे हो सकते हैं जो अमेरिका से भारत में हो रहा हो, कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट भारत से अमेरिका में हो रहे होंगे। तो इन सब की जो बैलेंस है, अगर जो ट्रेड ऑफ गुड्स, किसी फिजिकल चीज़ों का जो व्यापार है, ट्रेड है, उसके बैलेंस को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या कहते हैं?
ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड इन गुड्स के बारे में अगर बात करें तो मान लो एक देश है ए और बी। ऐसा हो सकता है कि ए ने बी को 50 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और बी ने ए को 100 बिलियन डॉलर का सामान बेचा। तो ट्रेड इन गुड्स में यहां पर हम लोग एक निकालते हैं ट्रेड बैलेंस। व्यापार संतुलन। ट्रेड बैलेंस में हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, अब अगर हम ट्रेड बैलेंस निकालना चाहें ए का अगर हम ट्रेड बैलेंस निकालना चाहें तो क्या होगा, एक्सपोर्ट, ए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है 50 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट कितना कर रहा है 100 बिलियन डॉलर। कितना आ जाएगा -50 बिलियन डॉलर। इसका ट्रेड बैलेंस क्या है, नेगेटिव में है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में हो तो क्या होगा, वो ट्रेड डेफिसिट में होगा। और अगर ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड सरप्लस। यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ फिजिकल चीजों का, इसे ही हम लोग कहते हैं, इस तरह के ट्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड। गिफ्ट्स और ग्रांट, तो ट्रांसफर पेमेंट का बड़ा सा हिस्सा जो है वो रिमिटांस होता है। गिफ्ट बहुत ज्यादा नहीं होता और ग्रांट्स भी बहुत ज्यादा नहीं होता। इंडिया जो है लगभग 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारे पास रिमिटांस है। तो ट्रांसफर पेमेंट, उसी तरह से भारत में भी कुछ विदेशी लोग काम कर रहे होंगे जो अपनी इनकम या जो अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे होंगे किसी दूसरे कंट्री में। तो हम यहां पर गुड्स के ट्रेड में हम बहुत डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन सर्विस में हम सरप्लस में रहते हैं और ट्रांसफर पेमेंट में तो हम सुपर सरप्लस में रहते हैं, जम के कमाते। भारत में विदेशी है ही नहीं ज्यादा, जो होते भी हैं उनको हम बाहर खर्च करने ही नहीं देते। पहले बाघ दिखा देते हैं, फोटो खींचो फोटो खींचो, उसके बाद पैसा बचा तो सांप दिखा देते हैं कि चलो अब इसका फोटो खींचो। थोड़े बहुत संडे को उनको ऑफिस में छुट्टी मिली तो गाना बजा देते हैं, है ना, मूवी रिलीज हुआ, और सब कुछ करने के बाद तो फिर आईपीएल चला ही देते हैं साल में, तो कुछ पैसा उनको छोड़ते ही नहीं है। तो भारत में जो एक तो ऐसे ही कम है और जो है भी वो घर पैसा भेज ही नहीं पाते। इसमें 3 तरह की चीजें करेंट अकाउंट में आपने देखा। एक्चुअली करेंट अकाउंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, गुड्स वाला, इंडिविजुअल का, मेनली जो इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इसको सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, इसके बैलेंस को देखा जाता है। सर्विस के ट्रेड, सर्विस का बैलेंस और ट्रांसफर पेमेंट के बैलेंस को कोई कैलकुलेट नहीं करता था, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस आपको उसी के बारे में रहेगा। हालांकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, आप समझ गए होंगे चीजों को। अब करेंट अकाउंट में टोटल ट्रेड बैलेंस, सर्विस का और ट्रांसफर पेमेंट, सबको कितना पैसा आया और कितना गया किसी भी अकाउंट में। जैसे कभी आपने अपना, आपके पास अगर बैंक अकाउंट हो और आप अपने बैंक अकाउंट का अगर स्टेटमेंट आपने देखा हो, अकाउंट स्टेटमेंट, उसमें किस तरह से अकाउंटिंग होती है अगर आप देखोगे कि हर डेट वाइज होता है ना, और इसमें आपको लिखा रहता है कि एक अमाउंट मान लो 1000, यह क्रेडिट है या डेबिट है, क्रेडिट और डेबिट, है ना, इस फॉर्मूले का। क्रेडिट किसको कहते हैं, जो पैसा हमारे अकाउंट में आया, इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। जो पैसा हमारे अकाउंट से गया उसका सिंबल क्या लगाते हैं, माइनस, वो डेबिट कहलाता है। और क्रेडिट जो है, जो पैसा आया। क्रेडिट वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। क्रेडिट का मतलब लोन भी होता है। मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब क्रेडिट का मतलब बहुत सारा होता है वेरिएबल। किसी अकाउंट के बारे में अगर बात करें, एक खाता, एक अकाउंटिंग है, इसमें जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो मतलब है कि जो पैसा इसमें आया। क्रेडिट एक तरह से कहलाता है कि आपकी वैल्यू के बारे में बताता है। किसी के अकाउंट में हर दिन मान लो ढेर सारा पैसा क्रेडिट हो रहा है, मतलब उसके पास बहुत पैसा है। तो अगर हम कहते हैं कि किसी का क्रेडिट बहुत अच्छा है, तो एक्चुअली कहने का मतलब उसके पास पैसे बहुत हैं, या फिर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, खर्च कम करता है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और खर्च कम हो रहे हैं। तो इस जगह पर हम लोग, जो पूरी हमारी अकाउंटिंग है, इसी तरह से हमने
ट्रेड में हम देखें कि हम कुछ ट्रेड आ रहा है, कुछ जा रहा है, सर्विस कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ट्रांसफर पेमेंट रिमिटांसेस कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन सब के बैलेंस को जो है हम लोग कहते हैं करेंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो इन सब के बैलेंस को क्या कहेंगे? करंट अकाउंट बैलेंस। सो यहां से आ गया हमारा क्या? सो एक हमारा हो गया ट्रेड बैलेंस। आपको क्या याद रखना है भैया, इसमें सिर्फ क्या काउंट हो रहा है? गुड्स का। दूसरा करेंट अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट बैलेंस इसमें क्या काउंट हो रहा है? इसमें गुड्स भी हो रहा है, सर्विसेज भी हो रहे हैं और ट्रांसफर पेमेंट भी हो रहा है, सब हो रहा है पूरे चालू खाता का जो हमारा। आपको क्या लगता है इसमें हम क्या होगा हमारा? करंट अकाउंट सरप्लस में होंगे या फिर डेफिसिट में होंगे? 26 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने एक क्वार्टर जुलाई और सितंबर क्वार्टर के बारे में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जारी किया था, उसके बारे में बताता हूं। हमारा जो करंट अकाउंट है वो होता है डेफिसिट में। करंट अकाउंट हमारा किस में चलता है? डेफिसिट में चलता है। सो एक्चुअली हम ट्रेड में तो भारी डेफिसिट में रहते हैं, ट्रेड में हमारा क्या रहता है? बहुत नेगेटिव में रहता है। सर्विसेज में हम लोग पर थोड़ा सा पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इनविजिबल्स के बारे में अगर बात करें तो इनविजिबल्स में इंडिया सरप्लस में रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता। हाँ, आईटी प्रोडक्ट्स में हम लोग है सरप्लस में, लेकिन इसमें टूरिज्म भी तो है। अब सोचो, इंडियंस जितना विदेश घूमने जाते हैं, क्या उतना विदेश के लोग भारत आते हैं? तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारा, जैसे शिपिंग है ना, अब जितना भी इंडिया भी खुद सामान मंगाता है दूसरे जगह से, इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो इनविजिबल्स में हम लोग हैं कभी बार ज़्यादातर सरप्लस में, बट बहुत कम, 8 बिलियन, 6 बिलियन, 9 बिलियन डॉलर हम लोग क्या रहते हैं? सरप्लस में रहते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट सरप्लस में नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट में तीसरा जो है ट्रांसफर पेमेंट, इसमें हम लोग डेफिनेटली सरप्लस में रहते हैं, लगभग कितना? 70 to 80 बिलियन डॉलर। मैं एक रफ डेटा बता रहा हूं, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तो इसमें कुल मिलाकर के जो हमारा सरप्लस है वो कितना हो गया? मान लो 100 बिलियन डॉलर। और इधर ट्रेड में हम लोग 140 बिलियन डॉलर निगेटिव में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के करेंट अकाउंट बैलेंस जो है हमारा क्या रहता है? डेफिसिट में रहता है ना। 2023 में रफली ये हमारा 40 बिलियन डॉलर का डेफिसिट हुआ। कितने का डेफिसिट हुआ? 40 बिलियन। रफली मैं कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इसलिए डेटा दे रहा हूं। करेंट अकाउंट के बारे में समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने दो तरह की चीजें देखी, क्या क्या? लोन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताइए, लोन अगर हमारे कैपिटल अकाउंट में ऐसा है, लोन हम ज्यादा लेते हैं, भारत ज्यादा लोन लेता है या भारत ज्यादा लोन देता है? प्लस में ही रहेगा। क्या बुद्धि है तुम सब लोगों का? अकाउंट में तो आ रहा है ना पैसा, कहां से आ रहा है उसको क्यों मतलब? इस कॉपी में जो पैसा आ रहा है प्लस, क्योंकि तुम्हें इस सबको जोड़ के लिखना है ना नीचे। तो जो भी इस कॉपी में जो कुछ भी लिखा गया, जो पैसा इसमें आ रहा है वो सब किस में रहेगा? प्लस। तुम ही लोगों की वजह से पासबुक को बड़ा करना पड़ा था, है ना। पासबुक को बड़ा क्यों करना पड़ा था? क्योंकि तुम प्लस माइनस समझ ही नहीं पाते थे, बैंक पहुंच जाते थे, मेरा पैसा 5 रुपये कम हो गया है ना। तो बैंक वाले ने बोला ऐसे एक काम करते, दोनों का अलग अलग कॉलम बना देते हैं, है ना, प्लस माइनस का लफड़ा खत्म कर देते हैं। इस कॉलम में क्रेडिट लिख देते हैं और इसमें जो भी पैसा निकाला डेबिट लिख देते हैं। पैसा निकालोगे तो वह यहां दिखेगा और पैसा जमा करोगे तो यहां दिखेगा। तब लोग जोड़ लेते हैं सब अपना, 300 इधर, 200 इधर, 800 इधर। देखा कि अच्छा ठीक है, हमने 1100 निकाल लिया, जमा हुआ 1000, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? -100। अब इनसे कागज बढ़ाना पड़ गया इनको। पहले क्या था, ये सब लोग एक ही लाइन में इधर लिख देते थे, डेबिट निकाला -300 प्लस 1000। समझे बात को? तो इसमें जो है, तो ये चीज क्या है कि कोई भी किसी भी तरीके से पैसा आया वो लिखाएगा क्या? प्लस में, क्योंकि इस अकाउंट में जुड़ रहा है वो। जो पैसा यहां से बाहर गया वो लिखा जाएगा किसमें? माइनस में। तो लोन हम लोग ज्यादा लेते हैं या ज्यादा देते हैं? लेते ज्यादा हैं।
तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग किस में होंगे, सरप्लस में होंगे। हमारे पास क्रेडिट ज्यादा आ रहा है या डेबिट, प्लस वाला ज्यादा है या माइनस वाला, तो लोन में हम लोग ओवरऑल क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, भारत में इन्वेस्टमेंट बाहर से ज्यादा आता है या भारत बाहर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, भारत दूसरे देशों में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, नहीं ना। तो ये इन्वेस्टमेंट भी किस में होगा, कोई भी कंट्री, अरे भारत का व्यक्ति अमेरिका में क्यों इन्वेस्ट करेगा, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा 4%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा कोई लगाता है, मतलब रिस्की काम है, नहीं लगाना चाहिए, मतलब आपका अपना है, पर यहाँ पे देखो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चीट फंड आता है ना, उससे कि 4 लाख रुपए दो, 2 महीना में 10 लाख मिलेगा, 2 महीने में पैसा डबल, है ना। तो अब ये पैसा डबल अमेरिका में नहीं कोई कहेगा 2 महीने में पैसा डबल, इंडिया में हो सकता है, और इंडिया में होता भी है कई बार, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, क्योंकि ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के पास स्कोप होता है ना ज़्यादा चीज़ें कमाने का, जो ऑलरेडी बहुत कमा रहा है वो ज़्यादा कितना कमा लेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अमेरिका में कोई व्यक्ति अमीर कब बनता है पता है, नया टेक्नोलॉजी लाके। एक भी व्यक्ति बताओ जो बिना पुराने तरीके से काम करके अमीर बन गया हो, लेकिन भारत में कोई व्यक्ति पुराने तरीके से भी काम करके अमीर बन, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे मार्केट सैचुरेट हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है क्या, ज़्यादा, और हम लोग फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कम करते हैं कंपैरिजन। तो ये भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, सरप्लस में होता है। तो कुल मिलाकर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या रहते हैं, सरप्लस में रहते हैं, और ये सरप्लस हमारा जो है करेंट अकाउंट के डेफिसिट से ज़्यादा होता है। पर यहाँ पर खुशी मनाने की बात नहीं है, क्योंकि यह पैसा लोन है, वापस चुकाना है। इसमें अगर आप प्लस में होते, करेंट अकाउंट में अगर आप प्लस में होते, सरप्लस में होते, तो वो पैसा आपका रह जाता। लेकिन यहाँ जो आप कमा रहे हो तो लोन लेके कमा रहे हैं, कर्ज लेके कमा रहे हैं, तो क्या ये अमाउंट जो है सही है, मतलब सही तरीका एग्जैक्ट तो नहीं है मेजर करने का, लेकिन हमारा कैपिटल अकाउंट है प्लस में, हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, क्लियर है। अब यहां पर हमने जो लोन लिया, उस लोन का हम चुकाएंगे क्या, इंटरेस्ट। वह इंटरेस्ट इस अकाउंट में लिखा जाएगा या करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। इंडिविजुअल के अंदर अभी लिखवाया एक लाइन, हमारे यहां पे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसका हमें देना होगा क्या, प्रॉफिट। जब कोई आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दोगे ना, बिना प्रॉफिट अगर नहीं होता तो क्यों इन्वेस्ट करता। तो इसका जो प्रॉफिट देंगे वो किस में हमारा लिखाएगा, करेंट अकाउंट में। मान लो हमने लोन लिया दूसरे देश से और उसके लोन को मैंने पूरा चुका दिया, किस में लिखा जाएगा, लोन जब हम चुकाते हैं, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट जब हम रीपे कर रहे होते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल में आएगा, क्योंकि उससे हमारी टोटल लोन क्या हो गई, कम हो गई ना। इन दोनों बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। मान लो एक व्यक्ति है, हमने किसी से लोन लिया 10 लाख रुपए, कितना लोन लिया, 10 लाख रुपए, और उसे हम चुका रहे हैं 1 साल का 1 लाख रुपया, ब्याज दे रहे हैं, सिर्फ क्या दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1 लाख क्या दे रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 2 साल, अब उसने, मैंने जो लोन लिया, मैंने बोला कि भाई 10 लाख रुपए लोन का हर साल मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, और फिर जब मेरे को 10 साल के बाद मैं तुम्हारा पूरा लोन वापस कर दूंगा। तो ये 1-1 लाख रुपया ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है, 10 साल के बाद मुझे ये पूरा अमाउंट भी तो देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो चुकाना पड़ेगा। तो जब हम लोन लेते हैं एक अमाउंट, तो हम चुकाते हैं 2 चीज, एक तो जो अमाउंट हमने लोन लिया था वो चुकाना है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी चुकाना है। इंटरेस्ट जो चुकाना है उसे लिखेंगे कहाँ, करेंट अकाउंट में, और जो प्रिंसिपल अमाउंट जब हम चुकाएंगे तो कहाँ लिखा जाएगा, कैपिटल। यहाँ पे समझ गए, कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या है, सरप्लस में है, पॉजिटिव में है, करेंट अकाउंट में हम लोग किसमें है, नेगेटिव में है। इन दोनों को मिला करके जो बनता है उसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं इन दोनों को मिला करके, बैलेंस ऑफ पेमेंट।